हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि क्लास 9th साइंस की बुक में जो चैप्टर नंबर 4 करके आपका दिया हुआ है। एंड दिस इज गोना बी पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 में हम इसका ऑलरेडी आधा पोर्शन इस चैप्टर का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में। अब एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई इन द ईयर 1932 एंड इट वाज डन बाय जे चैडविक। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। और इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे हैं? दीज आर न्यूट्रल। ऑलराइट, ये तो हुआ इनके चार्ज के बारे में। अब देखते हैं कि इनका मास किसके इक्वल है। सो देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। सो वी हैव कंक्लूडेड कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं चार्ज में, लेकिन इनका मास प्रोटॉन के मास के ही इक्वल होता है। यानी कि वी कैन से mass of neutron is equal to mass of proton, right? अब ये न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? किसी भी एटम में। सो न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेंगे, राइट, जहां पे हमारे प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, राइट, जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। और ये हमारा कंप्लीट एटम है। सो न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के पास नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल n। ये है हमारे पास न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिंस वी नो दैट mass of an atom is almost equal to the mass of the nucleus, because whole the mass of the atom is concentrated at its nucleus. And what does nucleus consist of? Nucleus consists of protons and neutrons. तो हम कह सकते हैं कि mass of atom will be equal to the sum of mass of protons and mass of neutrons. Alright students, this was all about neutrons. अब हम जो पढ़ के आए हैं एनर्जी शेल्स के बारे में, जो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस था तो इसके बाहर एटम में एनर्जी शेल्स होते हैं, राइट, जिसे हमने के शेल, के, एल, एम और जो बाहर आएगी उसको एन शेल के नाम से डिनोट किया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स में किस तरीके से होगी, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, बोहर एंड नेक्स्ट वन वाज ब्यूरी। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था कि एनर्जी शेल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। तो उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², राइट। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n² के इक्वल, जहां पे n की वैल्यू क्या है? n = 1,
for K shell, n equal to 2 for L shell, n equal to 3 for M shell and n equal to 4 for N shell, राइट। तो अगर हम देखें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस हिसाब से, पहले शेल में तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे हम रखेंगे, राइट, यहाँ पे 1 रखेंगे फॉर्मूला में, तो वी विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेकेंड शेल में देखें, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू 2 रखें इस फॉर्मूला में, वी विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही थर्ड शेल में देखें, सो वी विल गेट 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। नेक्स्ट रूल जो हमारे पास कहता है कि ये जो एनर्जी शेल्स हैं, नेक्स्ट एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तभी शुरू होगी जब उससे प्रीवियस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए हों, यानी कि ये शेल्स एनर्जी के हिसाब से फिलअप होंगे। पहले लोअर एनर्जी शेल्स आर filled first and then the higher energy shells. Right? So we can say that these shells are filled in a stepwise manner, right? हम एक particular stepwise मैनर ही तो यूज करते हैं इन शेल्स को फिल करते वक्त। सो दीज शेल्स आर फिल्ड अप इन अ पर्टिकुलर स्टेप वाइज मैनर। अब हम देखेंगे जो हमने एलिमेंट्स याद किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 तक हुए। फिर क्या आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, शाबाश, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वेरी गुड, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटलीस्ट 20 तक आपको याद होने चाहिए। अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके देखेंगे एनर्जी शेल्स में कि फिर ये कैसे दिखेंगे और इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्हाट आर एटॉमिक नंबर्स। तो हमारे पास वी नो दैट कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये कोई भी एटम है और इसके न्यूक्लियस में वी नो दैट प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो it is the number of protons of an atom which determines the atomic number. Atomic number is denoted by Z, capital English alphabet Z. atomic number को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। So atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. जैसे कि कार्बन लिया हमने, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने उसके न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और वो कितने हैं 6। सो एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन इज 6, राइट। अब इसी के साथ एक अनदर टर्म आती है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? वी नो दैट कि हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स तो होते नहीं हैं। व्हाट डू वी हैव? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम मिक्स करके क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। Nucleons, न्यूक्लियॉन्स, राइट। मास नंबर न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा। Therefore, the mass of an atom resides in the nucleus. We know that कि किसी भी कंप्लीट एटम का मास उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वहीं एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स में ही होता है। सो मास नंबर किसी भी एटम का क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब हमने देखा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हेंस किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइक वी हैव नाइट्रोजन। तो इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? यहाँ हमने इसका सिंबल लिखा नाइट्रोजन, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में मास नंबर लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर है इसका 7 और मास नंबर है इसका डबल 14। ये हुई नाइट्रोजन की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास। इसको सर्कल में डालना इज नॉट नेसेसरी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इसको कैसे लिखेंगे नॉर्मली? यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में उसका एटॉमिक नंबर, राइट, और अपर लेफ्ट कॉर्नर में उसका मास नंबर। इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखते हैं व्हाट आर आइसोटॉप्स। कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत बार हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है, राइट। एलिमेंट तो एक ही है, जैसे कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, लेकिन मास नंबर इसका वेरी कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, इनको आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन बोला जाता है, या फिर आइसोटॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब जैसे कि क्लोरीन भी आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके कौन कौन से आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं? एक है 35 और एक क्लोरीन, ये 17 एंड 37। इनका कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है? तो फिर हम देखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम मास कितना लेंगे क्लोरीन का, 35 या फिर 37। किस तरीके से क्लोरीन या फिर कार्बन एक्चुअली एग्जिस्ट करेंगे? तो वी सी दैट कि ऐसा नहीं है, ये क्लोरीन है यहाँ पे Cl, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन हम ये लेंगे या फिर ये लेंगे या फिर हमें मेंशन करके देगा स्पेशली। हमने क्या है, क्लोरीन का एक अलग से फिक्स्ड मास नंबर निकाला हुआ है, राइट। और वो किस तरीके से निकाला है? तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट को मालूम था कि ये जो मास नंबर हमारे पास आए हैं, एक 35 यूनिट और एक 37 यूनिट, और ये किस रेशो में एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन 3:1 की रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। तो फाइनली जो मास निकाला गया क्लोरीन का, जो हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, वो इन दोनों का एवरेज और 3:1 की रेशो में निकाला गया, विच फाइनली कम्स आउट टू बी 35.5 यूनिट्स। तो क्लोरीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्लोरीन, ये इसका एटॉमिक नंबर 17 और ये 35.5। तो आई होप आपको अब रीजन क्लियर है कि हमेशा ये डबल ना होके एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगा।
सो स्टूडेंट्स फाइनल जो क्लोरीन का मास आएगा दैट इज 35.5 यूनिट्स. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, बट आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं. किस तरीके से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1, 1 और 1, लेकिन मास इसका होता है 1, 2 एंड 3, राइट? तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जो 3 वाला है इसको हम बोलेंगे ट्रीटियम. These are the isotopes of hydrogen, right? So isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. I hope this concept of isotopes is very clear to you. After that हमारे पास एक छोटा सा concept आता है isobars का. Isobars. सो स्टूडेंट्स, आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर उनका सेम हो. मास नंबर सेम. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कैल्शियम एंड वी हैव आर्गन, राइट? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यहाँ पे 20. तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हुआ? 40. एंड वी सी दैट आइसोटॉप्स ऑफ आर्गन ऑल्सो एग्जिस्ट. तो आर्गन के आइसोटॉप्स में एक आइसोटॉप है 18 और यहाँ पे 40. तो ये आर्गन का जो आइसोटॉप है उसने क्या किया? कैल्शियम के साथ आइसोबार फॉर्म कर दिया. यानी कि इन दोनों ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हुए भी इनका mass number same है. These are known as isobars. So atoms of different elements with different atomic numbers and which have same mass number are known as isobars. I hope students these topics are clear to you. अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करके देखें. आई होप आपका जो क्वेरीज हैं, डाउट हैं, वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या किसी भी समझाए हुए टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट देयर. सो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग and keep enjoying your life and stay healthy. That is more important. Take care of your health. Thank you.